और पदभार संभालने के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता से खास बातचीत की है हरियाणा न्यूज ने। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। भाजपा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आज पद ग्रहण किया है। खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ खुद डॉक्टर अर्चना गुप्ता मैम मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो ऑफिशियल कह सकते हैं कि आज आपने शपथ ले ली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ा जिम्मेवारी का पद है, तो बहुत जिम्मेवारी महसूस हो रही है और साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के, सभी कार्यकर्ताओं की खुशी देख के अच्छा भी लग रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे और भी तमाम कैबिनेट के मंत्री पंचकमलम में पहुंचे, सबने अपना आशीर्वाद दिया। इस पल को किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे सभी पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय सुभाष बराला जी, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का आज भरपूर आशीर्वाद मिला। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुडान सिंह जी और हमारे राव इंद्रजीत जी, अनिल विज जी और हमारे सभी सांसदगण आज उपस्थित थे और सभी से ढेर सभी कैबिनेट मंत्री आज यहाँ उपस्थित थे, सभी विधायकगण आए हुए थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, पूर्व विधायक थे। तो सभी कार्यकर्ताओं का आज भरपूर आशीर्वाद मिला, उनका स्नेह मिला। प्राथमिकता क्या रहने वाली है मैम आपकी? सबसे पहले प्राथमिकताएं देखिए कि जैसे मोदी जी का एक विजन है कि आने वाले समय में 33% महिलाएं चुनाव लड़ें, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो उसके लिए हमें महिला कार्यकर्ता तैयार करनी पड़ेंगी। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ना पड़ेगा, फिर उनको राजनीतिक तौर पर इतना सुदृढ़ करना पड़ेगा कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में आए और अगर हम उनको चुनाव लड़वाएं तो वो चुनाव जीतने की स्थिति में आए। तो उसके लिए हमें महिला सशक्तिकरण पर काम करना पड़ेगा, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण। और फिर जैसे मोदी जी का विजन है कि 1 लाख से ज्यादा युवा राजनीति में आए, तो ज्यादा से ज्यादा उस युवा शक्ति को, यंग ब्लड को हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जोड़ें, उसके ऊपर एक रणनीति बनानी होगी। और फिर जो हमारी सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है, मोदी जी गरीब के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए हर रोज ही एक नई योजना आती है केंद्र से भी और उसी तरीके से प्रदेश से। नायब सिंह सैनी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन योजनाओं को नीचे तक, कई बार क्या होता है योजना आ जाती है लेकिन वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती लोगों में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन योजनाओं का और ज्यादा बूथ बूथ तक, घर घर तक प्रचार प्रसार हो और हमारे कार्यकर्ता जो भी पात्र है उसको उस योजना का लाभ लेने में मदद करे। वो उस योजना का लाभ दिलवाने में उसको पता हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे पूरे होंगे, कहाँ जमा करवाने हैं, तो वो चिंता हमारा कार्यकर्ता करे। और 10 में से जैसे 5 लोकसभा हमने जीती, 5 लोकसभा हमने हारी, 42 विधानसभा हमने हारी, तो जहां जहां हम जीत नहीं पाए, संगठन मजबूत है लेकिन वो संगठन हमें कहीं जीत नहीं दिलवा पाया, तो वो हम चिंता करेंगे कि हमारी कमजोर क्षेत्रों में हम जीत की तरफ किस तरीके से अग्रसर हों। चुनौती क्या क्या मान रहे हैं आप कि इस प्रकार की चुनौतियां सामने? चुनौती मैंने आपको बताया कि जहां हम हारे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वहां पर हम जीतने की चिंता करेंगे। और जो आज सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत में एक मजबूत सकारात्मक विपक्ष का ना होना। विपक्ष कहीं ना कहीं विदेशी हाथों में बिका हुआ है। वो एक जो मजबूत विपक्ष वो होता है जो अगर सरकार कहीं गलती करे, सरकार की कोई कमी हो तो उस कमी को वो उठाए, और जब विपक्ष वो कमी उठाता है तो सरकार उसको पूरा करने की चिंता करती है। लेकिन वो विपक्ष आज विदेशी ताकतों के हाथों में कहीं ना कहीं बिका हुआ है। वो हर रोज कोई ना कोई भ्रामक प्रचार लेकर आते हैं, कोई फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, और जब उनके नेता विदेशों में जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना का मतलब ये है कि हम भारत की ही आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सबका होता है, तो वो कहीं ना कहीं
अपने सेल्फ इंटरेस्ट में भारत की ही नेगेटिविटी करने में लग जाते हैं। आज हमारी सरकार आतंकवाद के खिलाफ इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा विपक्ष है कि वो हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल उठाता है। और आज जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो है हमारी वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण। पिछले दिनों आपने बंगाल में देखा, बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए थे, और आज मेरा अनुमान है कि वो जो घुसपैठिए थे वो बंगाल से घुसते 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 अब वो हरियाणा और भारत के दूसरे प्रदेशों में भी उनकी कहीं ना कहीं पकड़ जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो हरियाणा से भी हमें चिंता करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अब जब हमारा SIR का प्रक्रिया शुरू होगी, वोटर का शुद्धिकरण शुरू होगा, तो हम ऐसे लोगों को डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट करने का काम करें। और हम अपने कार्यकर्ताओं को लगातार इस काम में लगा भी रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अकेले करें, मैं ये सोचती हूँ कि इसमें हर भारतीय को लगना चाहिए, क्योंकि जो एक भारतीय का अधिकार है, जो एक हरियाणवी का अधिकार है, वो हम घुसपैठियों को वो अधिकारों का हनन क्यों करने दें। तो इसके लिए हम सबको मिलके प्रयास करना पड़ेगा कि हमारा देश हमारे देश के लोगों के लिए है, ना कि घुसपैठियों के लिए। हर किसी का राजनीति में एक आदर्श होता है, आपका आदर्श कौन है मैम? अगर आप सच में पूछो तो मेरे आदर्श नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि मैं तो एक चिकित्सक हूँ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको फॉलो करते करते जिस तरीके से सामाजिक काम मुख्यमंत्री होने के नाते भी वो करते थे, तो वो मेरे धीरे धीरे उनके साथ मेरे मन पर उनका प्रभाव पड़ता चला गया। जैसे उन्होंने जितनी बच्चियों ने स्कूल छोड़ा था गुजरात में, उन्होंने गांव-गांव में खुद प्रवास करके मुख्यमंत्री होते हुए वो बच्चियां स्कूल ना छोड़े, उनको चाहे साइकिल देनी पड़े, चाहे स्कूलों में शौचालय बनवाने पड़े, ऐसे ऐसे काम वो करते थे। तब मेरे को लगता था कि मेरे को भी कुछ तो करना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर मैं सामाजिक क्षेत्र में आई और सामाजिक क्षेत्र से फिर राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कहा। स्टार्टिंग में डॉक्टर की तरफ जाने का कैसे मूड था, किस प्रकार का पहले से माइंड में था कि मुझे डॉक्टर बनना है पैसे से? वो बचपन से मेरी मदर ने मेरा दिमाग सेट किया हुआ था कि मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, और उन्होंने कहा डॉक्टर बन जाओ, तो फिर हम डॉक्टर बन गए। डॉक्टर से राजनीति में कदम किस प्रकार से रखा गया, पहला कदम? नहीं, मैं डॉक्टर के साथ साथ धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र में, जैसे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच के कैंप लगाने, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस के कैंप्स लगाने, लोगों के मुफ्त जांच शिविर कराने, एनीमिया की डिटेक्शन करनी, फिर कीड़े मारने की दवाई बच्चों को खिलानी, कहीं पर एनीमिया के लिए आयरन की सिरप्स देने हो तो वो देने। तो वो धीरे धीरे करते करते राजनीतिक क्षेत्र में, फिर विश्व हिंदू परिषद में, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में। राजनीति में भी आपने जीरो से स्टार्टिंग की है, आज लगातार संबोधनों में सुन रहे थे कि बिल्कुल जीरो से शुरू किया, तो वो सफर किस प्रकार का रहा, कहाँ से शुरुआत? महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जब मुझे बनाया गया तब मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे सीखा काम कि कैसे करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और फिर यहाँ तक का सफर तय किया। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं होता कब कहाँ क्या हो जाए, ये जिम्मेवारी मिलने की पहले से संभावनाएं थी? था कोई ऐसा दिमाग में कि मुझे इस प्रकार का जो है पद देने का काम किया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं। काम करते करते पार्टी कब किस कार्यकर्ता को किस काम के लिए उपयुक्त समझती है और कब जिम्मेवारी दे देती है, तो ये किसी को भी नहीं पता होता। तो इसलिए मुझे भी कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एक महामंत्री के तौर पर मैं काम लगातार अपना कर ही रही थी, और एकदम मुझे भी पता चला, मैं तब भी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की ही चिंता करने के लिए पानीपत में आर्य कॉलेज के स्टेडियम में गई हुई थी, जब वहां पर मुझे पता चला कि मेरे को ऐसे ऐसे जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। किसने सबसे पहले बताया और कैसा लगा उस वक्त, किस प्रकार का जो? सबसे पहले संगठन मंत्री जी का फोन आया कि बधाई हो, तो मैंने सोचा कि मेरे को नहीं पता था किस चीज के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा दादा किस चीज के लिए बधाई दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि, फिर उनको भी लगा कि शायद मुझे पता नहीं है अभी तक, फिर उन्होंने बात एकदम बदल दी। उन्होंने बोला कि आपने हरियाणा में बहुत अच्छा प्रशिक्षण करवाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद फिर फोन आने शुरू हो गए, तो फिर पता चला। पर सबसे पहला फोन उन्हीं का आया था।
लगातार सूत्रों के हिसाब से नाम बहुत सारे चल रहे थे, लेकिन उसमें डॉक्टर अर्चना गुप्ता का नाम नहीं था। वो कैसे निकल के आ गया एकदम सामने उसके पीछे? वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व बता सकता है, मैं कैसे बता सकती हूँ कि मेरे नाम का सिलेक्शन कैसे हुआ। हाँ, मुझे इतना जरूर लगता है कि महिला सशक्तिकरण के महिलाएं आगे आए, उनको राजनीतिक तौर से और ज्यादा मजबूत करें, तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया होगा। विपक्ष लगातार कहता नजर आता था कि महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। एक महिला आरक्षण बिल जो है उसके खिलाफ भी उन्होंने खास तौर पर वहां पर भी जो प्रदर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि बिल तो पहले ही पास हो गया, तो उसको लागू नहीं किया गया। क्या माना जाए ये राजनीतिक संकेत देने का काम भी किया गया है एक महिला अध्यक्ष बनाकर? देखो, आज अगर महिलाओं के साथ पूरे भारत में कोई खड़ा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जिस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। महिलाओं के बड़े भाई के नाते, अभिभावक के नाते कोई खड़ा है तो केवल मोदी जी खड़े हैं। प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री खड़े हैं और केंद्र में मोदी जी खड़े हैं। तो इसलिए जो ये कहना कि और दूसरी पार्टियां ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विरोध में है, तो ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि गलत बात होगी। आज महिलाओं को फ्री गैस के कनेक्शन देने की बात हो, उनके घर में शौचालय बनवाने की बात हो, पानी का पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, 33% आरक्षण लेने की बात हो, कोई भी आप कदम देख लो, महिलाओं को आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सशक्त करने की बात हो, तो वो चिंता कर रहे हैं तो केवल हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उसके अलावा तो कोई पार्टी चिंता कर नहीं रही है। फिर वो जो बात करते हैं वो बिल्कुल पूर्णतया निराधार बात करते हैं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए खासतौर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता की क्या सोच है? क्या उनके लिए अगला कदम है? नहीं, ज्यादा संख्या में युवाओं को, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। दिस इज द ओनली पार्टी फॉर लेडीज के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि ये ही एक पार्टी है जिसमें महिलाओं को आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन अपना जो भी उनका कैरियर है या जो भी उनका आजीविका है, उसको स्रोत को कंप्लीट करने के बाद कि मेरा आजीविका का स्रोत ये है, आजीविका देखते हुए लोग राजनीतिक क्षेत्र में ना आए। राजनीति रोजगार का साधन नहीं है, राजनीति सेवा का साधन है। मतलब कि आपने ये कहा कि इसी पार्टी में आई महिलाएं खासतौर पे, क्या खास बात इस पार्टी की जिसकी वजह से? यही पार्टी है जो महिलाओं की चिंता करती है। इतने वर्षों तक इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही, इतने वर्षों तक पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री रही। कितनी चिंता करी उन्होंने महिलाओं की। महिलाओं की चिंता कोई कर रही है आधी आबादी की, तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर कोई चिंता कर रहा है तो नारी शक्ति की हम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से बेटी बचाओ। क्या उन्होंने आज तक नारी शक्ति के लिए एक बात तो बताएं, हमने ये किया महिलाओं के लिए देश की? एक काम तो गिनवा दे हमें कि हमने ये काम किया महिलाओं के लिए देश में। विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि, लेकिन जिस प्रकार से लाडो लक्ष्मी योजना की बात करें, लाडो लक्ष्मी योजना में उसमें किस्त बना दी है कि इतने रुपए आपको दिए जाएंगे, इतने रुपए आपको बाद में दिए जाएंगे। इस बात को लेकर भी लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। देखो, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं करी उसमें से आधी से ज्यादा घोषणाएं वो पूरी कर चुकी हैं और रोज अपना कैलेंडर चेक करते हैं कि मैंने इतनी घोषणाएं करी थी चुनाव से पहले, मेरी कितनी पूरी हो गई हैं। आप उनकी संजीदगी देखो कि वो रोज ये चेक करते हैं। लाडो लक्ष्मी के लिए पहले हमने डाटा मांगा कि आप अपना आवेदन खुद भरो। हमने डीबीटी लेकर आए हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। जितने पैसे मुख्यमंत्री जी भेजेंगे 100% नीचे तक पहुंचेंगे। लेकिन वो 100% पहुंचाने का जरिया क्या होगा? जब महिलाएं आवेदन करेंगी, अपना उनकी कितनी सैलरी है वो भरेंगी, जितने आवेदन आए उनको पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद जब हमने देखा कि अगर हम इनको इकट्ठे पैसे देंगे बाद में, तो आप सोच सकते हो कि जब किसी को इकट्ठे पैसे मिलते हैं, तो मान लो उसके बच्चे की शादी है या उसने बड़ा काम करना है, तो वो ज्यादा पैसे जब उनको इकट्ठे मिलते हैं तो उसमें उनको वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हम तो 24/7 यही सोचती है हमारी पार्टी, हमारी सरकार, कि कैसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके।
अंतिम सवाल है मैम, आज ऑफिशियल पद ग्रहण कर लिया है, जनता को, हरियाणा के लोगों को क्या संदेश आपकी तरफ से? मैं तो हरियाणा के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने अड़ोस में पड़ोस में देखें कि कहीं उनके आसपास कोई घुसपैठिया तो नहीं है, क्योंकि वो एक हम हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, क्योंकि नहीं तो वो हमारे खाने पे, हमारी योजनाओं पर और हर चीज पे वो डाका डाल रहे हैं और देश में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रामक प्रचार वो लोग फैलाते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि हम अपने आसपास ढूंढें कि कोई भी इस तरीके के लोग तो नहीं रहते, अगर हैं तो उनको फिर हमने रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई इस तरीके के यहाँ पर लोग रह रहे हैं और इनको डिपोर्ट करने की चिंता करी जाए। धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने आज कमान संभाल ली है ऑफिशियल तरीके से। उन्होंने तमाम जानकारी दी और कांग्रेस पर भी जो है खुलकर निशाना साधने का काम किया। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।